हेलो दोस्तों। आज अब बात करेंगे एक सत्य घटना के बारे में जो किसी और ने नहीं, मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर रवि ने भेजी है। मगर प्राइवेसी की वजह से उसका नाम और गांव का नाम मैंने राज रखा है। दरअसल ये कहानी हमें जिसने भेजी है उनके परदादा की है, यानी कि उनके दादा के पिता की कहानी थी। कहानी का वक्त भी अंग्रेजों के समय का है। दोस्तों, इस कहानी को आगे मैं उन्हीं की आवाज़ में सुनाऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। दरअसल मेरे दादा जो थे वो गुजरात के गांव में रहते थे और वह पगी थे। गुजरात में पगी यानी कि वह इंसान जो रात को गांव की सिक्योरिटी के लिए गांव में घूमता है। वह बचपन से ही कुश्ती के अखाड़े में जाते थे, इसलिए उनका शरीर काफ़ी चुस्त था। दरअसल जब वो काफ़ी छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी बचपन से ही उनके कंधे पर आ गई थी। उनकी एक छोटी बहन थी। वह लोग काफ़ी गरीब थे और हर दम वह अपनी छोटी बहन की शादी की चिंता में रहते थे। काफ़ी जगह देखने के बाद एक अच्छा घर उन्हें मिल गया था और कुछ ही दिनों में बहन की शादी भी तय हो गई। मगर उस वक्त का जो सबसे बड़ा कुरिवाज था वह सामने आ गया, जिसे दहेज कहते हैं। ससुराल वालों की मांग थी 500 रुपये और साथ में गहने, और साथ में उनकी शर्त भी थी कि शादी में बारात हो या बाराती, किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए और सारा का सारा इंतज़ाम लड़की वालों को करना था। और इन शर्तों के हिसाब से शादी पर जो खर्चा था उसका अंदाज़न 3000 से 8000 रुपये आका गया। अगर आपको 3000 रुपये, 8000 रुपये, 500 रुपये सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये कितने कम पैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये बात अंग्रेज़ों के समय की है। और इस समय ये पैसे कितने होते थे, ये बात अगर आप अपने दादा दादी जी से पूछेंगे तो आपको काफ़ी शौक लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बस इसी चिंता में मेरे दादा रहते थे। एक रात वह इसी चिंता में गांव में अपने काम पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वह गांव के पुराने कब्रिस्तान की ओर चले गए। चलते चलते वो थक गए और वहां पड़े एक पत्थर पे जाकर बैठ गए। तभी उनके पीछे से आवाज आई, बहुत चिंता में हो? दादाजी घूमे और देखा तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने आगे आकर कहा, किस चिंता में हो? मेरे दादाजी ने उनको शुरू से लेके अंत तक सारी बात बताई, यानी कि बहन की शादी, लड़के वालों की तरफ दहेज से, और खाना पीना सब कुछ बताया। उस आदमी ने कहा, कितने रुपए चाहिए तुमको और कब है शादी? दादाजी ने कहा, मुझे 3 से 8 हजार रुपये चाहिए, 2 महीने में। ये सुनकर वो आदमी हंस पड़ा और बोला, अभी तो बहुत वक्त है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। दादाजी ने कहा, बोलो कैसा काम? तुम्हें रोज रात को यहाँ पर आकर मुझसे कुश्ती करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें रोज 100 रुपये दूंगा, सोच लो। ये सुनकर दादाजी तुरंत तैयार हो गए। उस दिन उन्होंने कुश्ती लड़ी और अपने 100 रुपये लेकर घर गए। दूसरे दिन फिर से वह कुश्ती लड़ने आए। उस दिन भी कुश्ती हुई और फिर अपने 100 रुपये लेकर घर चले गए। वो रोज रोज जाने लगे और सुबह अपने 100 रुपये लेकर घर आ जाते। कुछ दिन ऐसा ही चला, मगर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने शरीर में काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा होने लगा, मगर दादाजी की तबीयत भी खराब होती चली गई। 1 डेढ़ महीने में ही उनकी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो गया था और घर में शादी की तैयारियां होने लगी। और एक दिन शादी का दिन आ भी गया, मगर इस तरफ शादी की तैयारियों की वजह से वह कई बार उस आदमी से
कुश्ती लड़ने के लिए जा नहीं पाते थे। शादी के अगले दिन वह कुश्ती लड़ने गए तो वह आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उन्होंने कुश्ती की लड़ाई शुरू करी। मगर वह कुश्ती उनके लिए आखिरी कुश्ती साबित हुई, क्योंकि दूसरे दिन गांव वालों को उस कब्रिस्तान के पास उनकी लाश मिली। उनके जिस्म से एक एक खून की बूंद चूस ली गई थी। उनके जिस्म में एक बूंद खून की नहीं थी। उनकी हालत इतनी दयनीय थी जैसे उन्हें बेहद बुरी तरह मारकर खून चूसा गया हो। जब गांव के बड़े बुजुर्गों को इस बात का पता चला तब सच्चाई सामने आई कि उस कब्रिस्तान में एक जिन रहता था जो कुश्ती के बहाने से इंसानों की ताकत चूसकर उनको मार देता था। इसलिए गांव वालों ने इस कब्रिस्तान में आना बंद कर दिया और दूसरा कब्रिस्तान बना डाला। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी। अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में वो कहानी पढूं तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको इंस्टा आईडी अपनी दे दूंगा, आप मेरे को उस पर भेज दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको जिन्न की कहानी या गांव की कहानी, आपको जो भी कहानी सुननी पसंद है, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आगे की वीडियो उसी कहानी पे लेके आऊँगा जिस पे आपके सबसे ज़्यादा वो होंगे। बाकी अब आगे आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जगह कुछ लोग हमारा पीछा करते हैं जो कि हमें जानते हैं, पर कुछ जगह किसी की आवाज़ें हमारा पीछा करती हैं। लोग तो एक समय पर पीछा करना छोड़ देते हैं, मगर आवाज़ें हमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ती, मौत आने तक भी नहीं। मेहुल बहुत घबराया हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। कोई हवा के जरिए उसके कानों के पास से एक आवाज़ आ गुजर रही थी। मेहुल, दरवाज़ा खोलो। मेहुल, दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। मेहुल की ली हुई नींद की गोली भी आज उसका असर नहीं दिखा पा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। डोरबेल तो होती है, मगर फिर भी कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा था। ये आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज़ होती जा रही थी। मेहुल अपने गांव से शहर आया था काम के लिए, पर जिस कंपनी में वो काम करता था उसकी सैलरी बहुत ही कम थी, पर काम करने का वक्त बहुत ही ज़्यादा था। घर की जिम्मेदारी ने उससे उसकी खुशी और नींद छीन ली थी। बचपन में हमें हमारी माँ की लोरियाँ सुनाती हैं, मगर बड़ा होने पर जवानी में नींद के लिए कई बार नींद की गोली का आसरा लेना पड़ता है। एक दिन उसको काम करते करते देर हो चुकी थी और कोई भी कैब ना मिलने की वजह से वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी को देखकर मेहुल ने जोर से आवाज़ लगाई, मगर ऐसा लगा जैसे कि टैक्सी वाले को आवाज़ सुनाई ना दी हो। थोड़ा आगे जाने के बाद वह टैक्सी वाला उसके पास आया, मगर मेहुल के पीछे वाले रास्ते से। मेहुल ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना पता बताकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी बहुत ही पुरानी थी, जैसे कि बरसों से उस टैक्सी की कोई सफाई ना हो, और टैक्सी में गाने भी बहुत ही पुराने बज रहे थे जो आजकल के युवाओं के समझ से परे थे। थोड़ी देर बाद मेहुल ने कुछ हिचकिचाते हुए ड्राइवर से पूछा, अरे भैया सुनो, इस टैक्सी की इतनी बुरी हालत क्यों है? तो ड्राइवर ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। इस डरावनी टैक्सी के ड्राइवर से ज़्यादा बात करने से ज़्यादा उसके द्वारा किया सुझाव मानना मेहुल को
ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा थका हुआ होने के कारण न जाने कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। मगर नींद में उसे लगा जैसे कि कोई उसे तेजी से जाग जोर कर रहा था। वह जाग कर देखता है तो वह अपने ऑफिस में था। मेहुल कुछ सोचे कि तभी उसने अपने सामने उसी टैक्सी वाले को खड़ा देखा और उसकी तरफ देखकर वो टैक्सी वाला मुस्कुरा रहा था और एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम करो। आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम करो। ये देखकर मेहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और इस ड्राइवर के ऊपर चिल्लाता है। तभी उसकी नींद अपने आप खुल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी नींद में है या सपने में है या वाकई अपने घर में है। उसने नींद की दवा ली और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। डोरबेल तो है, मगर फिर भी वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा था। ये आवाज़ काफ़ी धीरे धीरे हो रही थी। अब टेलीफोन की रिंग बजती है। सामने से कोई फोन। माँ, माँ, माँ। शाम के 4 बजने वाले हैं। मानू दुकान के बाहर खड़ा उस भीड़ को देख रहा है जो छटने का नाम ही नहीं ले रही है। आज दीपावली के दिन 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मानू मिठाई लेने आया है। उसकी जेब में पूरे 30 रुपए हैं। ये सोच रहा था कि पूरे 3 साल बाद दीपावली के अवसर पर रुपए हाथ में हैं। आज बच्चों को पेट भर के मिठाई खिलाएगा। और लोग तो गांव में ही मिठाई खरीद रहे हैं, पर गांव के दुकानदार अच्छी मिठाई नहीं रखते हैं, इसलिए वह शहर आया है। उसके हिसाब से मिठाई के लिए 30 रुपये बहुत थे, पर यहाँ आकर पता चला कि अच्छी मिठाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। क्या खरीदे, कौन सी मिठाई खरीदे, उसे समझ नहीं आ रहा था। मोनू ने सोच रखा था कि कम से कम वो 2 किलो मिठाई तो लेके ही जाएगा। इसी उधेड़बुन में वह दुकान के बाहर खड़ा था कि तभी उसे एक इंसान ने आकर टोका, अरे भैया, क्या आप मेरी कुछ मिठाइयाँ मेरे घर पहुंचा देंगे? मैं आपको मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। कहाँ पहुंचानी है? मोनू के मन में लालच आ गया। बांध गांव में। बांध को जानते हो क्या? अरे अच्छी तरह से, हमारे गांव से 2 कुछ दूरी तो है। हाँ हाँ, वहीं ले चलनी है। बताओ क्या मजदूरी लोगे? आप क्या दे सकते हैं? 100 रुपये कम तो नहीं है ना? मानू को चक्कर आ गया। उसके हिसाब से 5 रुपये से ज़्यादा मजदूरी नहीं बनती थी। कहीं सामने वाला मजाक तो नहीं कर रहा है? मोनू को विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर उस व्यक्ति ने जेब से 100 का नोट निकालकर मोनू को दिया तो उसे यकीन करना पड़ा। वह व्यक्ति अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ डिब्बे में पैक करा रहा था। मोनू ने भी अपने घर के लिए बढ़िया 3 किलो मिठाइयाँ खरीदी। उसके पास भी अब 100 रुपये हैं। 60 रुपये की मिठाई खरीदने के बाद भी 70 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। कोई 10 सेर मिठाई खरीदने के बाद उस सज्जन ने उसे एक बड़े थैले में डाल दिया और मोनू को उठाने का इशारा करा। मोनू उसके गांव का रास्ता जानता था, इसलिए बिना पूछे ही आगे आगे चलने लगा। पूरे के पूरे रास्ते वो बस यही सोचता रहा कि लोगों के पास भी कितना पैसा है, इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, और ये सारे के सारे अमीर लोग ज़्यादातर संगी ही होते हैं। इतना वजन तो ये खुद भी उठाकर ले जा सकता था। मुझे इतना रुपया देने की क्या जरूरत थी? पर जो भी हो, उसके लिए तो वह देवदूत ही बनकर आया था। इतने रुपए में तो दिवाली का पूरा त्योहार बन जाएगा। बांध गांव अब दिखाई देने लग गया था। तभी वह व्यक्ति मोनू की बगल में से निकलकर आगे आगे चलने लगा था।
इतनी देर से रुपए पाने की खुशी में मोनू ने उसे गौर से नहीं देखा था, पर अब वह व्यक्ति आगे आगे चल रहा था, इसलिए मोनू ने उसे गौर से देखा था। उस व्यक्ति ने सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहन रखी थी और वह खूब लंबा और मोटा था। अचानक मोनू की नजर उसके पैरों की तरफ गई। उसके शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ पड़ा। उसका शरीर सफेद पड़ गया। आगे चल रहे व्यक्ति के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मोनू आगे कदम बढ़ा नहीं सका। उल्टे पैर तो भूतों के होते हैं, यही सोचकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो गया और थरथर कांपने लगा। अंधेरा होने को था। मोनू ने मदद के लिए चारों ओर देखा, पर वहां पर कोई मददगार नहीं था। अचानक वह व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ गया और रास्ते से 50 कदम दूर एक बहुत पुरानी बावड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर की ओर चलो। मोनू को काटो तो खून नहीं। इस बावड़ी की ओर तो कोई दिन में भी नहीं आता। पुराने लोग कहते आए हैं कि इस बावड़ी के अंदर भयानक जिन्नात रहते हैं, जो अब तक 20 आदमियों को जान से मार चुके हैं। भाई, आप जो भी हो, मैंने आपको यहां तक पहुंचा दिया। अब मुझे भी दिवाली पूजन करना है। आपका गांव भी पास आ गया है। अपना सामान संभालो और मुझे जाने दो। चाहो तो मेरे पास 70 रुपए हैं, उन्हें ले लो। मोनू उसके सामने घिन के आ गया। चुपचाप आगे बढ़ो, वह आदमी घुर्राकर बोला। मोनू ने देखा उस आदमी का चेहरा भयानक हो गया है। आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। मोनू ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी और यंत्रवत उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो व्यक्ति बावड़ी के द्वार पर पहुंचा और मोनू को बावड़ी के अंदर उतरने का इशारा किया। ये बावड़ी किसी राजा महाराजा ने 200 साल पहले बनवाई थी। किसी समय ये बावड़ी प्यासे लोगों की प्यास बुझाती थी। लोग इसमें उतरकर पानी पीते, नहाते। इसका पानी भी बहुत मीठा होता था। फिर ऐसा हुआ कि कहीं से आकर एक जिन उसमें रहने लगा और फिर ऐसा सिलसिला चला कि जो भी उस बावड़ी में उतरा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन ही उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिलती। यूं तो अब भी गांव वालों ने बावड़ी की मुंडेर पर अस्थि बाल्टी पलट रखी थी। अनजान आदमी उनसे पानी खींचकर पी लेते थे, पर जिन्हें इसका पता था वे उसके पास भी नहीं भटकते थे। मानू समझ गया कि वह जिन के फेरे में पड़ गया है और जिनसे बच निकलना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल ही नहीं, जिनसे बचना तो नामुमकिन होता है। वास्तव में वह बावड़ी का जिनी था जो उसे रुपयों के लालच देकर यहां तक ले आया था। नीचे उतरो, उसने कड़क आवाज करके मोनू को आदेश दिया। मोनू भय से थरथर कांपता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लगभग 40 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद पानी था। पानी के ऐन ऊपर चारों तरफ बरामदा बना हुआ था। किसी जमाने में इसमें सैलानियों की पार्टी हुआ करती थी। जिन मोनू को लेकर एक बरामदे में पहुंचा। मोनू ने देखा बरामदे में पहले से ही भयानक शक्ल के जिन और भी मौजूद थे और काफी सारे प्रेत थे। किसी भूत के मुंह में बड़े बड़े दांत थे तो किसी के होठ कटे हुए थे। एक चुड़ैल ने तो बच्चों के शीरों की माला पहन रखी थी, तो दूसरे प्रेत के शीर में भैंस जैसे लंबे लंबे सींग थे। एक भूत की तो आंखें ही शीर के पीछे की ओर थी। मोनू को देखकर सभी भयानक हंसी हंसने लगे।